हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर बैठे हुए लॉकडाउन की इस अवधि में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। चलिए, इसी आशाओं और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर आए हैं। आज जीएस फॉर इकोनॉमिक्स बाय चंदन सर। मेरा नाम चंदन शर्मा हुआ। जो छात्र नए हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था यही चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वे सारे क्रियाकलाप, वे सारी उद्यम जिससे हमें कुछ रुपए पैसों आय की प्राप्ति होती है, उन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपको हमने एक उदाहरण दिया था कि विराट कोहली अगर क्रिकेट खेले और बदले में उसे पैसे मिलता है, तो वो उनके लिए आर्थिक क्रिया हो सकती है, आर्थिक गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन उसी क्रिकेट को जब हम आप मनोरंजन के लिए दोस्तों के साथ कहीं खेलते हैं, तो उससे हमें पैसे कुछ भी नहीं मिलते हैं, तो वो आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन कौन चीज़ को रखा जाता है, बस सीधा फंडा है कि जिससे कुछ आय प्राप्त होता है, रुपये पैसे प्राप्त हो, वो आर्थिक गतिविधियाँ। अदरवाइज मनोरंजन के लिए, शौक़ के लिए या किसी की भला के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए किया जो भी कार्य होते हैं जिससे हमें कुछ रुपये पैसे आय प्राप्त नहीं हो, उन्हें हम आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग पिछले क्लास में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा कि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट होता है वो मार्केट होता है। ठीक है, मार्केट, है ना, मार्केट जिसको बाजार कहते हैं, वह स्थान जहां पर लोग क्रय और विक्रय करने के लिए किसी भी वस्तु अथवा सेवा के क्रय विक्रय के लिए उपस्थित होते हैं, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। अब तो ऑनलाइन बाजार है, तो उस बाजार का भी एक प्रकार है ऑनलाइन बाजार, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग। अब इस मार्केट के अंतर्गत 3 स्थितियाँ होती है, क्योंकि मार्केट में 2 चीज़ें जो है पॉपुलर हैं, एक डिमांड होता है और दूसरा सप्लाई होता है। डिमांड और सप्लाई के बारे में हमने बताया था कि डिमांड अगर अधिक हो सप्लाई से तो वो पहली स्थिति होगी, डिमांड अगर कम हो सप्लाई से तो दूसरी स्थिति होगी, और डिमांड अगर बराबर हो सप्लाई के तो वो तीसरी स्थिति होगी। किस स्थिति में क्या होगा, देश की इकोनॉमी किस स्थिति में बढ़ती है, इसके बारे में हमने बताया था। सरकारें जो होती है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाती है कि किसी भी चीज़ का मतलब कीमत इतना ना बढ़ जाए ताकि आम लोग नहीं खरीद सके, या इतना ना घट जाए कि उद्यमी को जो है नुकसान उठाना पड़े। इसके लिए सरकार जो है ये तीसरी स्थिति दी और इसको बराबर करने के लिए नियम बनाती है। MRTPP के बारे में हमने बताया, CCI के बारे में बताया। इकोनॉमिक्स के जो आज से पहले वाला जो चैप्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पहला वाला वीडियो है, उसे आप देखें, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसका रिवीजन हम कर दिए हैं पिछले क्लास का। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्लास इसी से आगे की कड़ी का है। ठीक है, आगे की कड़ी है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत ये जो देख रहे हैं 5 चीज़ें, ये निश्चित होती है। उत्पादन का मतलब समझ रहे हैं, उपभोग, विनिमय, वितरण और निवेश। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, एक्सचेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। ये 5 आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत प्रमुख स्तंभ हैं। एक के बिना ये आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध हो जाती है। मान लेते हैं अगर उत्पादन नहीं हो तो क्या माल कहीं पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, तो वो आर्थिक गतिविधियां जहां है वहीं रुक जाएगी। अगर उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको कोई उपयोग करने वाला नहीं है, तो क्या उसका फिर से पुनः उत्पादन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उपयोगकर्ता ही नहीं रहेंगे। तो उपभोग का भी होना जरूरी है। विनिमय, उसे बेचा जा सके, लोग खरीद सके, है ना, एक्सचेंज करे, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले रुपए, ये जो होता है ना, तो विनिमय भी जरूरी है। और वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उत्पादित वस्तु सेवा एक ही जगह स्थित हो ताकि कुछ लोगों के हाथ में सीमित रहे, अधिक क्षेत्रों में बड़े व्यापक स्तर पर उसका फैलाव न हो, तो फिर आर्थिक गतिविधियां संकुचित हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। इसलिए इसका व्यापक स्तर पर वितरण होना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर व्यापार व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है, ये वितरण का ही उदाहरण है। और चौथा चीज़ हो गया, 5वां जो चीज़ है निवेश, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। निवेश का भी होना बहुत ज़रूरी है आर्थिक गतिविधियां में, क्योंकि निवेश जब हम करेंगे तो क्या बढ़ाएगा?
उत्पादन बढ़ाएगा, फिर उत्पादन जब होगा तो उपभोग बढ़ाएगा, उपभोग जब होगा तो विनिमय, फिर वितरण, फिर प्रॉफिट होगा, तो फिर प्रॉफिट्स होगा तो उससे हम फिर पुनः निवेश करेंगे। इस तरह हमारा एक सर्कल बनता है, ठीक है। और ये सर्कल जो है हमारी इकोनॉमी के विकास के को दर्शाता है। वो सर्कल क्या है, यहाँ गौर कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, और इस इंडिया के जो सर्कल है, पहला चीज़, इसका जो पहला चीज़ है मान लेते हैं ये है प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है। दूसरा चीज़ जो है क्या है, कंजप्शन है, है ना, कंजम्पशन। तीसरा चीज़ एक्सचेंज है, तीसरा एक्सचेंज है। चौथा चीज़ क्या है, चौथा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, चौथा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। और पांचवा चीज़ आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। तो इससे क्या होगा, फिर हमें ये एक सर्किल बना, और इस तरह के सर्किल बनने से जब वो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से कंजप्शन होगा, कंजप्शन से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से फिर क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। फिर ये प्रॉफिट जब किसी निवेशक को मिलता है, किसी कारीगर को, मजदूर को मिलता है, तो फिर इस पैसे से वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर सामान खरीदेंगे, तो फिर उपभोग शुरू होगा। और या जो उद्योगपति होंगे उस प्रॉफिट से फिर प्रोडक्शन के लिए उद्योग में पैसा लगाएंगे, तो फिर यह सर्किल फिर शुरू होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर कंजप्शन होगा। तो ये बार बार ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये आर्थिक गतिविधियों का चक्रीय प्रवाह है ना। और इसी तरह एक दूसरे से ये सभी अटैच है। इसमें से कोई भी अगर एक कड़ी कमज़ोर हो जाए तो आर्थिक गतिविधियों में हमें टूट माना जाता है। तो आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 5 स्तंभ हैं, ये पाँचों मजबूत होना चाहिए, और पाँचों को जो है कि उन्नत अवस्था में ले जाने के लिए सरकारें रूल बनाती है, उद्योगपति अपना प्लानिंग रणनीति बनाते हैं, हर कोई अपना अपना प्रयास के जरिए इन्हीं 5 चीज़ों को मजबूत करता है, और उससे आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से स्वतः चलती रहती है। जब कभी किसी मंदी में, किसी आर्थिक परेशानी में अगर ये 5 स्थितियों में से कोई एक अगर डैमेज हुआ, जैसे मान लेते हैं उत्पादन थोड़ा देर के लिए बंद हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। अगर उपभोग प्रभावित होता है, मान लेते हैं उपभोग प्रभावित हो जाता है, तो क्या उत्पादन होगा? उत्पादन तो इसी बेस पर होता है कि लोग उस चीज़ का अधिक से अधिक उपयोग करें, और उपयोग ही जब बंद हो जाएगा तो उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जब उत्पादन उपभोग पर असर पड़ेगा तो बाकी सारी चीज़ों मैंने प्रभावित होंगी। इसलिए विनिमय, वितरण, निवेश सबका एक दूसरे में अहम रोल है, और ये कोई भी कम नहीं है एक दूसरे से। ये 5 चीज़ें मिल करके आर्थिक प्रवाह को बढ़ाता है। जब हमारा उत्पादन, जब हमारा प्रोडक्शन हाई रहेगा, ठीक है, एरो का निशान हम ऊपर दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाई रहेगा, फिर हमारा कंजप्शन हाई रहेगा, फिर हमारा एक्सचेंज हाई रहेगा, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हाई रहेगा, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा, तब जाकर के ये 5 स्थिति जब हाई रहेगी तो ये कौन सी स्थिति सम्मिलित रूप से कहलाएगी? ये कहलाएगी इकोनॉमिकल ग्रोथ, यह कहलाएगी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम इकोनॉमी डेवलपमेंट कहेंगे, इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब यहाँ गौर करने की बात है इकोनॉमी डेवलपमेंट। अभी हमने थोड़ा देर पहले ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रोथ मतलब भी होता है विकास करना, डेवलपमेंट का मतलब भी होता है विकास करना, लेकिन ये दोनों 2 चीज़ें होती है। ग्रोथ का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब जैसे अविकसित देश या विकासशील देश जब अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन जब विकसित देश विकास को प्राप्त करते हैं तो उनको हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर विशेष चर्चा हम आगे भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको हम बता देते हैं, है ना। उदाहरण के द्वारा, जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं कि शिक्षा, रोजगार, है ना, चिकित्सा, ये सब की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसी पहले से जो पहले से स्थिति हो चुकी है, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विकास कर दिया है, अब उसको और उन्नत बनाना है,
तो वो ग्रोथ कहलाता है, वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता है। तो समझ में आ गई बात। विकासशील देशों में इन सभी चीज़ों का अभाव होता है, इसलिए वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन विकसित देशों में ये सारी चीज़ों का विकास हो चुका रहता है, अब उसको और उन्नत बनाने की ज़रूरत होती है, तो वो ग्रोथ करते हैं। इसलिए इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दोनों दो चीज़ें होती हैं, दोनों को अलग अलग अर्थों में समझना होता है। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये पांचों चीज़ में सबसे पहला जो हिस्सा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्पादन। आइए उत्पादन के बारे में हम जानते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, बगैर उसके उत्पादन नहीं हो पाएगा। यानी उत्पादन चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जिन विद्यार्थियों को ये उतारना है, मैं बोर्ड से बाहर हट जाता हूँ और इसे वीडियो को पॉज करें अथवा रोक लें और इससे आप उतार लें, है ना। उतार लेने के बाद हम वीडियो पॉज करके फिर इससे आगे हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो छात्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ जो शब्द आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन। आइए उत्पादन के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्पादन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन, है ना। उत्पादन के क्या कारक हैं। सबसे पहले तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ऑफ गुड्स विच हैव यूटिलिटी। चलिए समझिए गौर से। प्रोडक्शन का डिफिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच हैव यूटिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पादन करना, सृजन करना, है ना। गुड्स का मतलब वस्तु, है ना। विच हैव यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अब गौर कीजिए। यूटिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एकदम मीनिंगफुल वर्ड है, सार्थक शब्द है। आइए हम लोग जानते हैं। वांट satisfaction power of any goods, want satisfaction, है ना। want satisfaction power of any goods, ऐसी वस्तु जिससे हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो, है ना, है ना। ऐसी जो है कि सेटिस्फैक्शन भी हम यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माने संतुष्टि की चाहत जहाँ समाप्त हो, या उसकी क्षमता को कहिए ना, संतुष्टि की क्षमता किसी भी वस्तु से जब हमें प्राप्त होती है तो उसको यूटिलिटी कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं उत्पादन को। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ तो होता ही है किसी चीज़ का जो है कि उपयोगिताओं का सृजन करना। इसका परिभाषा हुआ उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उपयोगिता क्या कहलाता है ना, उपयोगिता क्या है, कहलाता है। गौर कीजिए, उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि वैसी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, या हमारे किसी भी काम वो वस्तु यदि आ सकती है तो वो हमारे लिए उपयोगी मानी जाती है। और उपयोगी वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो गुण है वो उसमें निहित रहती है, उसी गुण को हम उपयोगिता कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में इस उपयोगिता को संख्यात्मक मान के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। कैसे? अब ये उपयोगिता किसी भी वस्तु से घट जाती है, कहीं पर बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी हुई है, उसे 5 रोटी की भूख है, ठीक है। 5 रोटी की भूख है तो एक जो रोटी होगा, पहला रोटी वो बहुत चाव से खाएगा, उसे बहुत भूख लगी हुई है, इसलिए इसकी उपयोगिता उसके लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरी रोटी खाएगा तो उसकी भी उपयोगिता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा है। फिर तीसरा, चौथा रोटी तक लगभग उसकी उपयोगिताएं लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। और 5वां रोटी जो है उसकी उपयोगिता एकदम पूर्ण हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, अब उसकी भूख पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। 5 रोटी के अलावा अब 6ठा रोटी उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर 6ठी रोटी उसकी उपयोगिता को पूर्ण नहीं करता है। कितनी रोटी उपयोगिता को पूर्ण करता है? 5 रोटी। तो उपयोगिता का मतलब ही होता है कि हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें जिससे हमारी जो चाहत जहाँ फुलफिल हो जाए वह उपयोगिता है,
ठीक है। और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। अधिकतर बच्चे जानते हैं उत्पादन का मतलब जैसे फसल पैदावार करना, उतना ही नहीं होता है, वो एक संकीर्ण हो गया। इकोनॉमिक्स एक विस्तृत विषय है और इसलिए उत्पादन शब्द को भी एक विस्तृत अर्थ के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर लकड़ी फेंका हुआ है, जब तक पड़ा हुआ है एक कचरे की तरह, उसका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन उसी लकड़ी को जब एक काट पेंटर मिस्त्री जब उसे काट कर छाँट कर उसमें रंदा प्लेन चला के कांटी उटी मार उड़ के एक कुर्सी बना देता है, चेयर बना देता है, तो हम बैठते हैं या कोई व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो वो बनी हुई कुर्सी हमारी बैठने की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अब वो लकड़ी और वो कुर्सी हमारे लिए पहले से ज़्यादा उपयोगी हो गया। तो मतलब उसी लकड़ी से हमने उपयोगिता का क्या किया, सृजन किया, उत्पादन नहीं। यहाँ पर अब अन्न का उत्पादन नहीं कर रहा है, बल्कि वस्तु में निहित उपयोगिता का उत्पादन कर रहा है। तो समझिए अर्थ, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गया होंगे। इसे इंग्लिश में परिभाषा है, ये हिंदी में परिभाषा है। यूटिलिटी का मतलब यानी उपयोगिता का सृजन करना हो गया, समझ में आ गया ये बात। अब आइए हम लोग जानते हैं ये जो प्रोडक्शन है, इसमें प्रोडक्शन जो है ना, इसमें क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रोडक्शन जब उत्पादन होता है तो उत्पादन में क्या चीज़ें होती है, उत्पादन क्यों किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन इसीलिए ना करता है कि उसे प्रॉफिट हो, पैसा मिले, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो और वो दूसरे के काम आ सके, ऐसा कुछ सामान्य वस्तु या सेवा दे सकता है, ये इसलिए ना उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन का मूल उद्देश्य जो है, उद्देश्य क्या है, उत्पादन का मूल उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना याद रखना है। प्रोडक्शन का मूल उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब देखिए प्रॉफिट कैसे आएगा, सवाल उठता है प्रॉफिट कैसे आएगा। हर कोई उत्पादन करता है, लेकिन क्या सब कोई प्रॉफिट कमाता है, नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके प्रॉफिट आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो हम आपको बता दें। ये प्रॉफिट करने के लिए सबसे पहले किसी भी वस्तु या सेवा जो बना रहा है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, नहीं, उसकी क्वालिटी हमेशा हाई होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है क्वालिटी, क्वालिटी कभी भी उस वस्तु का हाई होना चाहिए, पहली शर्त है। मैं अगर जिस भी वस्तु का क्वालिटी अगर कमज़ोर है तो उस वस्तु को कोई ख़रीदेगा ही नहीं, और जब खरीदेगा ही नहीं तो क्या प्रॉफिट होगा, बगैर खरीदे बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त क्या हो, क्वालिटी हाई हो। अच्छा, दूसरा चीज़ प्राइस। प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी वस्तु का अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा बिकेगा, अगर ज़्यादा है तो कम बिकेगा कि नहीं। तो प्राइस का होना, प्राइस क्या होना, एकदम न्यूनतम होना, ठीक है। उच्च क्वालिटी की वस्तु को एकदम निम्न से निम्न प्राइस पर अगर कोई कंपनी दे रही, प्रोवाइड कर रही है, तो उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्विसेज को बहुत सारे लोग खरीदेंगे, आंख बंद करके खरीदेंगे, क्योंकि क्वालिटी वहाँ बेहतर मिल रही है, उसे क्वालिटी चाहिए और पैसा कम लग रहा है, जेब पर बर्डन कम हो रहा है। तो दोनों चीज़ें जब वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी अपने कस्टमर को, क्वालिटी अच्छा देगी, प्राइस कम लेगी, तो अधिक से अधिक लोग खरीदेंगे, और जब अधिक से अधिक लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब तो प्रॉफिट होगा तो उसका उत्पादन और क्या होगा, बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो बाकी सारी चीज़ें जुड़ेगी, उसका मुनाफा बढ़ेगा, फिर निवेश बढ़ेगा, फिर बहुत सारी आवश्यकताएं जो है धीरे धीरे उसकी उसमें बढ़ती चली जाएगी। अब हम लोग देखते हैं ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी के तो समझ रहे हैं क्या है, उसकी बेहतर चीज़ें होनी चाहिए। अब अच्छा, प्राइस क्या है, प्राइस जो है कैसे निर्धारित होता है, किसी भी वस्तु का प्राइस कैसे निर्धारित होता है। किसी भी वस्तु का प्राइस बाजार मूल्य पर निर्धारित होता है। बाजार मूल्य क्या है, जिसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं ना, मार्केट प्राइस। किसी भी वस्तु का प्राइस मार्केट प्राइस पर निर्धारित होता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है, बाजार मूल्य है ना, बाजार मूल्य, इसको हम हिंदी में बाजार मूल्य कहते हैं। अब देखिए बाजार मूल्य किसी भी वस्तु का किस चीज़ पर निर्भर करता है, थोड़ा सा हम समझाने चाहेंगे यहाँ पर रुक करके कि किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। मान लेते हैं अगर उस वस्तु के प्रोडक्शन में
उस कंपनी को ज़्यादा लागत आया हो, बहुत सारी चीज़ों खपत हुई हो, तो उसका मूल्य ज़्यादा रहेगा। अगर रॉ मटेरियल सस्ते में मिल गया होगा तो उत्पादित वस्तु का भी मूल्य कम रहेगा। तो लागत मूल्य सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ श्रमिक, अगर श्रमिक उसको सस्ते मूल्य पर मिल जाए तो उससे निकला हुआ प्रोडक्शन का जो सामान प्रोडक्ट होता है उसकी भी कीमत कम होगी। अगर महंगे श्रम पर अगर उस वस्तु को बनाते हैं तो प्रोडक्ट की भी कीमत अधिक होगी। अच्छा, टैक्स, सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला टैक्स, है ना। अगर सरकार का टैक्स ज़्यादा है उस वस्तु पर तो वो वस्तु कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि टैक्स तो कस्टमर ही देती है ना उस वस्तु पर जोड़ के। अच्छा, अगर मान लेते हैं उस पर किसी प्रकार की सरकार अगर सब्सिडी देती है, छूट देती है, तो उस वस्तु का क्या होगा, मूल्य कम होगा। तो ये प्राइस जो कम ज़्यादा होने के पीछे हमने 4 कारण आपको गिनाए। कितने कारण गिनाए? 4 कारण। आइए उसी चारों कारण की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला चीज़ है, हाँ तो छात्रों, जो 4 चीज़ें जो हमने महत्वपूर्ण बताया वो निम्नलिखित है। किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस जो है, बाजार मूल्य निम्नलिखित 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर इन चारों में से कोई भी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अगर घटेगा तो मार्केट प्राइस कम रहेगा। यानी कंपनी जो है अपना लागत मूल्य अगर अधिक लग रहा है, सबसे पहला है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब लागत मूल्य। अगर उस वस्तु को बना रही है कंपनी और वस्तु का रॉ मटेरियल अगर महंगा हमें मिल रहा है तो उससे जो प्रोडक्टिव जो सामान बना रहेगा वो महंगा दर पर मिलेगा, निश्चित, एकदम जाहिर सी बात है। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर। अगर सरकार, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है तो सरकार टैक्स लेती है उन वस्तुओं पर, है ना, और यही सरकार की इनकम होती है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर किसी वस्तु पर ये कर बढ़ गया, कर का बोझ बढ़ गया तो वस्तु कस्टमर तक बहुत महंगे में मिलेगी। अगर टैक्स का प्रतिशत कम है तो वो कम मिलेगा। ठीक है। इसको हम लोग कर के बारे में, टैक्सेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी के बारे में ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ तीसरा चीज़ है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारें सब्सिडी भी देती है। ठीक है। तो वो सब्सिडी, जिसको हिंदी में हम लोग अनुदान कहते हैं, अगर अनुदान सरकार अगर उस वस्तु पर दे रही है तो निश्चित तौर पर कस्टमर तक वो सामान सस्ते में मिलेगा। ठीक है। और चौथा जो चीज़ है उसको हम अन्य श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। चौथा जो चीज़ है उसको अदर कहते हैं, अदर आइटम, अन्य आइटम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मजदूरी, मजदूरी अगर बढ़ गया तो क्या होगा, वस्तु महंगे में मिलेगा। अगर एनर्जी, उसको बनाने में अगर बिजली दर अगर महंगी है ना, बिजली अगर महंगी मिल रही है कंपनी को तो वस्तु भी महंगा मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्ट, बिजली को एनर्जी हम लिख सकते हैं, एनर्जी। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अगर यातायात का खर्च अगर अधिक आ जाए कंपनी को तो भी वो सामान उसी पर जोड़ दिया जाता है, कुल मूल्य में ही ट्रांसपोर्ट का ऐड जोड़ दिया जाता है। इस तरह ये सारी चीज़ें का अगर दाम बढ़ जाए तो क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ों का दाम घट जाए तो मार्केट प्राइस भी घट जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो MP जो हम लिख रहे हैं ये मार्केट प्राइस है। ठीक है। मार्केट प्राइस एक फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड होती है। मार्केट प्राइस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस, है ना, इनडायरेक्टली सब्सिडी से प्रोपोर्शनल होती है ना। उसके बाद में मार्केट सब्सिडी से क्या होता है, इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है सब्सिडी। जैसे मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। घट गया यह तो मार्केट प्राइस भी घट जाएगा। अगर सब्सिडी बढ़ गया, ठीक है, तो मार्केट प्राइस कम होगा। ठीक है। अगर सब्सिडी घट गया तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में होते हैं।
तो इसको हम इन्वर्सुअल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये जुड़े होते हैं। ऐसे सवाल भी देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं एकदम बेस बना करके पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से सब चीज़ एक एक छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं। बहुत सारे छात्र ये जानते भी होंगे, बाजार मूल्य भाई कौन नहीं जानता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है और तभी हम भारी चैप्टर को बेहद अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा जो है कि बाजार मूल्य के बारे में है। आगे हम लोग अब जानेंगे, इस बोर्ड को आप लोग उतार लें, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हट जा रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करें और बोर्ड को उतार लें, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उत्पादन के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जिससे किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।